हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है पोल गाइडेंस बाय भरत सिंह चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कलेक्शन बनाया है 15 बुक्स का। इंडियन जो पॉलिटिक्स पे, इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में जो लिखा गया है, जिन्होंने नया एक डिबेट, एक डिस्कोर्स जनरेट किया, ऐसी बुक का कलेक्शन है जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने का। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 15 ही बुक है, ज़्यादा नहीं है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उनका और भी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे ये जो बुक दिया गया है, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं इस वे से आपके सामने इनको प्रेजेंट करूँगा कि आपको साथ साथ में याद भी होता जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी मैचिंग वाला क्वेश्चंस आएगा उसमें इनमें से एक बुक डेफिनेटली रहने वाली है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी रहे। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये आपके करंट अफेयर के पार्ट को भी कवर कर रहा है। ये सारी बुक है वो अभी रिसेंटली 1 ईयर और थोड़ा सा उससे पहले जो पब्लिश हुई है, जो अभी डिस्कशन में थी, डिबेट में है, जिस पे रिव्यू लिखा जा रहा है, वही बुक को इंक्लूड किया गया है। तो साथ साथ में आपको समझ में आता जाएगा। अभी जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, या उसके बाद में भी कुछ एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ तक, आप मान के चलिए, या 1 ईयर, ये जो बुक्स है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए। ये आपको बार बार काम आने वाला है, और इन्हीं बुक के एग्जाम्पल को देख के आप ऐसी ही दूसरी जो बुक्स है उनकी भी लिस्ट आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारी पहली बुक से। वो है राजदीप सरदेसाई के द्वारा लिखी हुई 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया। अब ये देखिए, राजदीप सरदेसाई का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। और इन्होंने ये जो इलेक्शन हुआ हमारा लोकसभा का, इसका स्टडी किया, और फिर से थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी बने। तो इन्हीं को लेके ये इलेक्शन, जो इंडिया का था, जनरल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, उस पे ये बुक है। बस आपको इतना याद रखना है। और किसका बुक है? राजदीप सरदेसाई का है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका आइडिया मेरे माइंड में तब आया जब मैं बहुत सारे एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें डिबेट इनका आ रहा था, इनके बुक से लेके कुछ न्यूज़ चैनल है, उसमें प्रोग्राम हो रहे थे। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी रेलेवेंट है, और काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनका आइडिया है और उनका जो स्टडी है वो मैटर करता है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले हैं, उनके माइंड में भी ये चीज़ें हो कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो इस बुक को आपको याद रखना है। ठीक है, एक इससे पहले लिखा गया था, 1 साल पहले, मिनहाज मर्चेंट द्वारा, मोदी द चैलेंजेस ऑफ 2024। ये बुक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी जनरल इलेक्शन से रिलेटेड है। मोदी जी के जो लीडरशिप और उसको जो क्या क्या चैलेंजेस मिल सकता है, उससे रिलेटेड इन्होंने लिखा था, तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। ये इलेक्शन से पहले की है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मोदी के नाम से एक बुक लिखा गया है जो चैलेंज का बात कर रहा है, तो मिनहाज मर्चेंट की वो बुक है। ठीक है, राजदीप सरदेसाई आपको भूलना नहीं है। इसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक जो मुझे लगा, वो है क्रूकेड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया, एसेज ऑन ए रिपब्लिक इन क्राइसिस। ये लिखी गई थी पाराकाला प्रभाकर द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो टर्म्स यूज की गई है, क्रूक्ड टिम्बर, ये जो है वो पहली बार कांट के द्वारा यूज की गई थी। एक फ्रेज है ये बेसिकली, और उन्होंने इस सेंस में यूज किया था कि इंसान जो है वो एक लकड़ी से बना हुआ है, और वो सीधी नहीं हो सकती है। और उसको बाद में बहुत सारे दूसरे जो फिलोसफर्स है, आइजिया बर्लिन ने भी यूज़ किया अपने अलग मेथड से। यहाँ पे ये जो लेखक है, ऑथर है, इन्होंने भी यूज़ किया है। तो इसको आपको देखना है कि ये स्टडी कर रहे हैं इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, उसका स्टडी करते हुए मोदी जी के आने के बाद में उसका क्या रियल फेस है, क्या क्या हमें पेन जो झेलना पड़ा, उसको एक दिखाने में बहुत सारा डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, बहुत सारा कि ये है ना, शाइनिंग इंडिया और वर्ल्ड में सब जगह हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ों का जो स्टडी करते हैं, ऐसे जो सीए का जो लॉ आया, कानून, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो क्राइसिस जनरेट करता है, लोगों के लिए तकलीफ लेके आया है, तो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल बुक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रियल फेस जो मोदी गवर्नमेंट का है, वो दिखाने का ये कोशिश कर रही है ये किताब। तो ये काफ़ी क्रिटिकल है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, जी की पॉलिसीज़ पे। तो ये बुक आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। द ए न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, द सिविलाइजेशनल रिपब्लिक। ये बुक है, वो तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये भी इंडिया का जो फाउंडेशन है, सेक्युलर और सिविल जो स्टेट है, उस पे ये अटैक कर रहा है। तो काफ़ी ये इसका जो रेलेवेंस है वो बना हुआ है। आप लोगों को बताना है कि
आइडिया ऑफ इंडिया बुक किसकी है? वो भी बहुत पहले आई थी, लेकिन उसके बाद में भी वो रेलेवेंस बना रहा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं जो डिस्कोर्स में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडिया ऑफ इंडिया किसकी बुक थी। अब फिर इस थ्योरी को, थीसिस को ये रीजनरेट करते हैं, और जो चैलेंजेज इंडियन सिविल स्टेट है, जो 1947 के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज के साथ में स्टेट बना, उसको जो चैलेंज मिल रहा है, ये उन चैलेंजेस पर ये जो बुक लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको बस यही याद रखना है किसने लिखा है ये, हर्ष मधुसूदन एंड राजीव मंत्री ने, हर्ष एंड राजीव मंत्री ने, ठीक है। आप जैसे भी इसका आप याद रखना चाहें, आपको याद रखना है कि बुक का नाम क्या है, ए न्यू आइडिया ऑफ इंडिया। पहले था आइडिया ऑफ इंडिया और अब है ए न्यू आइडिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बारे में, नए आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और तो आपको याद रखना, ये मस्ट हो जाता है इन जनरल, ये करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से नहीं, ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकती है। एक और डिस्कोर्स आपने सुना होगा इसी में, सिविलाइजेशनल स्टेट, ठीक है। तो ये काफ़ी है, सिविलाइजेशन स्टेट, इंडिया एज ए सिविलाइजेशन स्टेट बोला जा रहा है, तो उसके क्या चल उससे क्या खतरे हैं, ठीक है, क्या थ्रेट है, क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है, जो वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल्स है, उनको क्या चैलेंज मिलेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपके माइंड में चला जाए कि हाँ, कोई एक डिबेट है जो इससे रिलेटेड है। तो जब भी एग्जाम में आएगा ये न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, या आपको ऑथर्स दिखेंगे हर्ष मधुसूदन और राजीव मंत्री, तो आप आंसर करते हो हाँ, ये तो इंडिया, एक न्यू आइडिया ऑफ इंडिया के रिलेटेड थिंकर है। इसके बाद में मैंने रखा है टिप्पू सुल्तान द सेज ऑफ मैसूर्स इंटर इंटरगेनम वट एवर, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको रीड कर लीजिएगा जो लिखा है। ये बुक मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लगा कि मैंने बहुत सारे डिबेट देखा, और ये जो ऑथर है विक्रम संपत, ये एक ऐसे ऑथर इमर्ज होके आए जो ट्रेडिशनल जो ऑथर जिनको सेंट्रिस्ट, कांग्रेसी या लेफ्टिस्ट बोला जाता था, वैसा नहीं है। तो एक बहुत ही कम राइट विंग की ओर से ऑथर है, थिंकर है, उनमें से ये है। बहुत ही यंग है और बहुत पॉपुलर है, अभी हो गए हैं पॉपुलर। और इनकी बहुत सारी बुक्स है, उसमें से एक इन्होंने टिप्पू सुल्तान पे लिखा। और टिप्पू सुल्तान को हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाले, और है ना, इंडियन टाइगर और ऐसे मैसूर टाइगर, अलग अलग नाम से उनको बोलते हैं। तो इसमें ये टिप्पू सुल्तान के जो फादर है हैदर, उसकी तो बहुत बड़ाई करते हैं इस बुक में। मैंने इसका केवल जो समरी है वही देखा है बुक का। तो उसमें ये समझ में आया मुझे कि हाँ, उनकी तो बहुत बड़ाई करते हैं, टिप्पू का भी बोलते हैं कि एक बहुत ही ना एक अच्छा सोल्जर था, अच्छा एक वो वॉरियर था, लड़ाका था। लेकिन उन्होंने जो पावर में बने रहने के लिए बहुत सारे हिंदू जो टेम्पल्स है उनको डिस्ट्रॉय किया, हिंदुओं को जेनोसाइड किया, या कुछ कुछ ऐसी बातें हैं। और आप डिटेल में जाके इस पे बहुत सारे वीडियो है, बहुत जगह इनको बुलाया जाता है, बहुत ही ये पॉपुलर है। आप ज़रूर एक बार इसको इनको देखना। और ठीक है, तो ये जो आपने सुना होगा री राइट हिस्ट्री का, कि पहले सब जो है वो सही नहीं लिखा गया, इंडियन कल्चर को और सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। सब जो मुस्लिम ओरिएंटेड हिस्टोरियन थे या लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन थे, जो यूरोपियन सेंट्रिक हिस्टोरियन थे, अलग अलग जो भी आपको है ना ये क्रिटिक मिलता है, तो जो राइट विंग की ओर से, तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं। है ये हिस्ट्री की बुक, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड कर लिया है। क्या पता ऐसा जो डिस्कोर्स है वो तो पॉलिटिकल साइंस के जो फील्ड है हमारा, उसको भी इफेक्ट करता है, तो क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो टिप्पू सुल्तान पे एक नया बुक आया है, और वो बुक है वो इस नए डिबेट के साथ में आया कि उन्होंने उनका हिस्टोरिकल फिर दोबारा एनालिसिस किया है और प्रेजेंट किया है। चलिए, ठीक है। इसके बाद में है द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। अब इसको है, ये बहुत पहले आ गई, फिर भी मैंने इंक्लूड किया है कि हमारे आईआर का जो पेपर है उससे रिलेटेड, और उसके बाद में कुछ ऐसा मेजर बुक आया नहीं है, तो सिर्फ हमारे तो है ना एक्सटर्नल जो मिनिस्टर है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के माइंड में ये बुक नहीं है, तो इस आज के बाद में ये आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। और आप सारी बुक भूल सकते हो, वो अलग डिबेट की बात है, लेकिन ये हमारे लिए एसेंशियल है। आईआर के पर्सपेक्टिव से ये इंडियन वे, इसका जो थीम है, इसमें जो इनका आर्गुमेंट है वो समझ लीजिए। ये लाते हैं कि जो पहले हमारा इंडिया का स्ट्रेटजी था नॉन अलाइनमेंट का, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे आ गए, नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अभी भी हम किसी तरफ झुके नहीं हैं। बहुत बार ये आरोप लगने लग गया था कि यूएसए की और इंडिया हो गया पूरा उनको फॉलो कर रहा है। तो फिर उन्होंने अपना ये जो स्टडी में कहा कि इंडिया अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको देख के कैसे
है ना, स्ट्रेटजी बनाता है, कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाता है, इन्हीं सब को लेके डिबेट है। सिंपल सा ये याद रखना है कि द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड है। ये बुक किसकी है? ये जयशंकर की है। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में पहले भी आ गई होगी, लेकिन नहीं आ गई है तो इसको याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। हम्म। अब हम इसके बाद में देखते हैं कुछ और बुक्स। उसमें से है मोदी एंड इंडिया 2024 एंड द बैटल फॉर भारत। ठीक है, ये इलेक्शन से रिलेटेड थी तो इसलिए दे दिया, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये राहुल शिवशंकर और सिद्धार्थ ताल्या ने लिखा था, तो आपके सामने है एक बार, अगर ऐसा आए तो आप इसको कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा वो मुझे नहीं लगा, लेकिन इलेक्शन से रिलेटेड है और रिसेंट की है तो इंक्लूड कर लिया। हाँ, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है आपका, ये आपका जो सर देसाई का जो बुक बताया, जयशंकर जी का बुक बताया, ऐसे ही ये राजू भार्गव का बुक है, और वही आपको याद रखना है मस्ट। री इमेजिनिंग इंडियन सेक्युलरिज्म पे, भारत में जो सेक्युलर नेचर है इंडिया का, उससे रिलेटेड जितना स्टडी हुआ है उसमें राजू भार्गव का नाम सबसे ऊपर होगा। आप लोगों ने अपने क्लासरूम में भी इनको स्टडी किया होगा, और राजू भार्गव की बुक्स भी आती है। ठीक है, तो ये पहले यहीं जेएनयू डीयू से ही रिलेटेड है, अभी बाहर रह रहे हैं। अभी ये आए हुए थे तो इनका एक डिबेट था इसी अपनी बुक पे, बुक के बारे में बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते हैं बुक से रिलेटेड, तो उस डिबेट को मैंने भी सुना था, तो मुझे आइडिया आ गया कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट बुक है जो 2000 पिछले साल आई थी, लेकिन अभी भी उसका रेलेवेंस बना हुआ, और ये काफ़ी हमारे लिए एकेडमिक बुक है। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल साइंस पे बुक भी लिखते रहते हैं लगातार। इनका जो इंटरवेंशन है सेक्युलरिज्म की जो स्टडी में, वो आ रहा है, और ये इसमें बेसिकली बताते हैं कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है कैसे हमें सेटअप में देखना है। पहले जो इनका बुक आया उसमें ये पहले ही बता चुके थे कि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है और इंडियन सेक्युलरिज्म है वो उस रूप में हम बराबर नहीं देख सकते। इंडियन पथ निरपेक्षता और जो धर्मनिरपेक्षता और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है, आप सब लोग जानते हो। तो राजीव भार्गव का अ, अगर कोई बुक आएगा तो अभी जो रिसेंट में आया उसमें ये है, तो ठीक है, ये 23 या 24 में ही पब्लिश हुआ है, तो री इमेजिनिंग इंडियन सेक्युलरिज्म, फिर से इंडियन जो सेक्युलरिज्म है उसको हमें जो है देखना है, उसको स्टडी करने पे ये बुक है, याद हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो बुक है वो है सेक्युलरिज्म एज मिस डायरेक्शन क्रिटिकल थॉट फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। ये लिखा है निवेदिता मेनन ने। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा याद हो जाए, अगर कुछ बात याद आ जाएगी और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आप लोगों का बन जाएगा, तो फिर आपको ज़्यादा इसमें नहीं करना है। अदरवाइज हम ऐसे बुक का नाम और ऑथर से नहीं रट सकते। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हो, तो अगर थोड़ा सा आप स्टोरी सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ माइंड मत करना कि मैं वीडियो को लंबा खींच रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि एक बार अगर आप सुन लोगे तो आपको फिर बार बार ऐसा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये देखिए निवेदिता मेनन पे हम बात करते हैं। ये जेएनयू में प्रोफेसर हैं, फेमिनिस्ट स्कॉलर है बहुत बड़ी। ठीक है, अच्छा उनका वर्ल्ड में क्रिटिकल थ्योरी से आती है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी इनके अराउंड रही है ना, कि एंटी जो इंडिया स्टैंड, कश्मीर के पक्ष में स्टैंड लेने पे इंडिया एंटी इंडिया स्टैंड का केस वगैरह भी इन पे लगा है, तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी इनको हुआ है, लेकिन ये अपने स्टैंड पे काफ़ी खड़ी रहती है, अच्छा स्कॉलर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो एक आपको निवेदिता मेनन का एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा ऐसा कोई स्कॉलर है। तो आप जो आप स्टोरी बताई इससे समझ में आ गया होगा इनका क्या आइडिया है, किस तरह की ये है ना स्कॉलर है। तो लेफ्टिस्ट स्कॉलर है, क्रिटिकल जो थ्योरी है उससे आती है, फेमिनिस्ट स्कॉलर है। इनकी और भी आपने बहुत सारी बुक्स है वो देखा होगा। यहाँ पे ये नया इनका जो वर्क है वो है सेक्युलरिज्म एज मिस डायरेक्शन क्रिटिकल थॉट फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में पर्टिकुलरली ये इंडिया को ही लेती है, और इनका जो स्टडी है वो सेक्युलरिज्म को कैसे रीअरेंज किया जाए, क्या क्या यहाँ पे खामियां हैं, किस रूप में हम देख रहे हैं उसमें माइनॉरिटी राइट प्रोटेक्शन नहीं होता है, और कैसे वो मेजोरिटेरियन जो वही है ना जो रिलीजन है उसी के ज़्यादा फेवर करता है। तो आप थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग याद रखिएगा कि एक ऐसा भी बुक आया सेक्युलरिज्म की, मैंने यहाँ पे 2 बुक है वो इंक्लूड किया है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे रिलीजन हैं और ये एक बड़ा डिबेट है जो लगातार चलता आया है। इसके बाद में एक अभी बुक आई है, आदित्य मुखर्जी प्रोफेसर थे, रिटायर्ड है जेएनयू से हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और उनके बुक का नाम है नेहरू इन आवर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये इनका था, बुक का जो लॉन्च है वो थोड़े दिन पहले ही था, दिल्ली में ही। हाँ, तो इस पे मुझे नहीं लगता अभी ये आएगी, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि नेहरू को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट है। आप अगर थोड़ा बहुत पार्लियामेंट्री डिबेट को भी जो फॉलो कर रहे होगे, मोदी जी की स्पीच को या उससे रिलेटेड जो डिबेट है उसको, तो नेहरू का नाम बहुत बार बार आ रहा है। है ना, कि तो नेहरू के टाइम में ऐसा था तो नेहरू को वो करने का।
तो यहाँ पे नेहरू थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो और भी कुछ कुछ किताबें आई हैं, लेकिन मैंने इनकी बुक को ऐड कर लिया है कि आपकी कभी काम आ सकती है। तो ये नेहरू का बताते हैं कि नेहरू इन आवर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि इनका क्या रेलेवेंस बना रहेगा। एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है नेहरू जी के आइडियाज़ का, उनकी पॉलिसीज़ का, उनके प्रिंसिपल्स का। ठीक है, आदित्य मुखर्जी का नाम आपको याद रखना है, ये हो जाएगा, सिंपल सा है। हाँ, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड एक्टिविस्ट मेमोर। अब सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, इतना तो ऑब्वियस है कि वो जानते हैं कि प्राइवेट इज पॉलिटिकल किसने बोला था और क्यों बोला था, कौन से थिंकर है। उस वही चीज़ ये रिफाइन करके अपनी बायोग्राफी लिख रही है, अपने बारे में लिख रही है। और कौन लिख रहा है? अरुणा रॉय लिख रही है। इंडिया की ना एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिविस्ट है, जिनकी बदौलत हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी एक्टिव रही है। बहुत सारे जो ग्रास रूट के मूवमेंट है, ठीक है, उनके लिए ये हमेशा लड़ती रहती है। तो अरुणा रॉय की जो बुक है वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उनकी बुक है द पर्सनल इज पॉलिटिकल। थोड़ा सा यूनिक नाम इस बुक का हो जाता है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना आसान है। अरुणा रॉय एक्टिविस्ट है, ये आपको याद रखना है। ये आपके करंट अफेयर में भी आ रहा है, ये जो सोशल मूवमेंट का जो सिलेबस में पार्ट है उसमें भी ये आ सकती है, हो सकता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, क्या इनका लाइफ है, क्या पता इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ जाए। इनसे रिलेटेड बहुत बार आया, मैंने खुद देखा है। वो आता है कि कौन सा संगठन बनाया, तो जो मैच द फ्लोइंग वाला है उसमें से एक ये रह जाती है, इनका संगठन रहता है, तो उसको मैच करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड ह्यूमन नीड। ये भी काफ़ी एक डिबेट में रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिफाइन करने से उसकी क्या फिलोसफी है, क्या वैल्यूज़ है, इसको बार बार करते रहते हैं। तो ये काफ़ी डिबेट चल रहा है ना देश में हमारे। तो इससे रिलेटेड राज मोहन गांधी जी है, उन्होंने इस पे लिखा है, ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। राजमोहन गांधी जी के बारे में आपको याद रखना है कि ये इतने इंटरेस्टिंग है, इतने बड़े, इनका इतना बड़ा नाम है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पता कब एग्जाम में पूछ ले, और कोई किसी भी एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं। वो इसलिए कि ये गांधी जी के गांधी जी इनका दादा था, गांधी जी के पोते हो गए। और जो पहले हमारे गवर्नर जनरल थे इंडियन, जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, आप सब लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो होना चाहिए, सी राजगोपालचारी, वो इनके नाना थे। तो पैटर्नल और मैटरनल आप समझ रहे हो, दोनों तरफ से कैसे कैसे लोग थे। राजगोपालचारी वो व्यक्ति थे जिनको पहला भारत रत्न दिया गया, 3 लोगों को दिया गया था, उनमें से एक राजगोपालचारी थे। अब देखिए इतना बड़ा इंसान है, वो इतनी लेगेसी लेके आ रहा है, तो उनकी बुक आई है अभी नहीं, उन्होंने पहले भी बहुत लिखा है। और ठीक है, थोड़ा कांग्रेस की विचारधारा से ही ये एफिलेटेड रहते हैं। और तो इनका जो बुक है आप समझ सकते हो क्या लिखा होगा इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और ह्यूमन नीड है, वो कैसे उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसी से रिलेटेड है। तो ये बुक का नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइटर जैसे इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। ठीक है, वो जो अभी मैं आपको बुक बता रहा था उसी से रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशन पे दूसरा आ गया, वी द पीपल एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कितना इंटरेस्ट लिखा है। ये भी प्रोफेसर रही है, सॉरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की नीरा चंदोड़कर ने ये बुक लिखा है। वो ये भी थोड़ा क्रिटिकल ही लिखती है, तो इन्होंने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिफाइन करने का, और इसी साल बुक आया, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा इनके नाम में कुछ हो गया, आप देख लेना, नीरा चंदोड़। ठीक है, फिर से दोबारा लग गया। चलिए, तो याद रखना है वी द पीपल एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि अभी आया है और काफ़ी ना रेलिवेंट है। अगर मैच करने वाले क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आएगा। एक बुक को फिर, एक बुक नहीं है ये, एक पॉलिसी, जो रिपोर्ट पॉलिसी है हमारा जो हमने प्रेजेंट की है, वो है मिशन लाइफ। अब ये एग्जाम में आ सकता है आपके, उसमें फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है, सेकंड का जो इकोलॉजी वाला पार्ट है उसमें भी आ सकता है, करंट अफेयर में भी आ सकता है। हालांकि ये लॉन्च हमने कर दिया था 2 साल पहले, लेकिन इसका अभी भी रेलेवेंस बना हुआ है। तो एक बार आप देख लीजिए, मुझे लगा कि ये इंक्लूड कर लेते हैं, क्या पता कहाँ काम आ जाए। डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि मिशन लाइफ क्या है, फिर इसमें देंगे कि ये ना पोलियो दूर करने का है कि ये करने का है। तो आपको यहाँ रखना है कि ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट को बचाने का जो इनिशिएटिव ले जा रहा है कि हम है ना ग्लोबल वार्मिंग को इतना कम करेंगे, उस पे ये एक्शन लेंगे, तो उसको लेके इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका ये पॉलिसी, एक फ्रेमवर्क है, उन्होंने जो ना अपना ब्रीफ निकाला है, तो उससे रिलेटेड है। तो जब भी आपके सामने आए मिशन लाइफ, तो आपको ये याद रखना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इंडियन गवर्नमेंट की ओर से ये आया है। अब जो हमारी लास्ट बुक है वो है ए फील्ड गाइड टू पोस्ट ट्रूथ इंडिया। ठीक है, मीरा नंदा जी ने लिखी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन नाम रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि इसके बारे में मैंने इसलिए लिखा भी है कि जहाँ पे ज़रूरी है हम देख लें कि क्या है। एक तो आपको समझना है पोस्ट ट्रुथ क्या होता है, सूडो साइंस और ये जो नया नैरेटिव चल रहा है, तो सब रिलीजियस नैरेटिव से हम साइंस को डिनाई करके और एक है ना एक सूडो साइंस बनाना चाह रहे हैं। तो इनका बेसिकली काम पोस्ट मॉडर्निज्म पे है, पोस्ट कॉलोनियल जो एनालिसिस है उस पे है। उसी में ये स्टडी कर रही है, पोस्ट ट्रूथ पे। साइंस बैकग्राउंड से रही है, फिर ये जो रिलीजन और जो रिलीजियस प्रैक्टिस उनको स्टडी करती है और उनका देखती है कि उनका जो पब्लिक डिस्कोर्स है और पब्लिक जो पॉलिसी है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो थोड़ा-सा ये अलग एक बुक हो जाती है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो आ सकता है। तो आपको याद रखना है, ए फील्ड गाइड टू पोस्ट ट्रुथ इंडिया। याद रख लेंगे। मीरानंदा जी की किताब है। इसी साल आई है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन फिर एक बार हम आपके साथ रिवाइज करते चलते हैं कि कौन कौन सा बुक आपको याद रखना है। सरदेसाई से आपको शुरू करना है। उसके बाद में जो आपको बुक राजमोहन गांधी जी की बुक है उसको याद रखना है आपको। उसके बाद में क्या बुक थी जो आपके लिए मस्ट है, एक बार प्लीज़ आप देख लीजिए। और रुना रॉय की बुक जो उनका अपना बायोग्राफी है वो याद रखना है अभी के लिए। हाँ, राजू भार्गव की बुक का नाम नहीं भूलना है। ये तो इन जनरल भी आते रहते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जयशंकर की बुक का नाम आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ये जो 15th बुक है वो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। उसमें से मैं 5 बुक जो अभी आपके सामने नाम ले रहा हूँ वो तो और भी क्रूशियल बन जाती है। तो आप इसको एक बार फिर एग्ज़ाम के समय में आप अभी देख ही रहे हैं, तो इसको थोड़ा मेमोराइज़ कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट अगर आपको और देखना है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप यूट्यूब को जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ-साथ में इसी में डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है तो वहाँ से आप टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको इससे इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, इससे रिलेटेड और भी आपको मटेरियल मिल जाएगा और वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरीज होगा, कोई आपके क्वेश्चंस होगा तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी हम मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।